मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं छुपाई। मेरी सारी दौलत रावलपिंडी की है, क्योंकि मैं रावलपिंडी का हूँ, पिंडी बॉय हूँ। शेख रशीद ने ये बयान दिया कि ये जो शकील अवान ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया ये दुरुस्त है, लेकिन मैंने ये गलती से किया है, वो एडमिट कर गया है। मैं आ रहा हूँ नवाज शरीफ, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ मैं आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेख रशीद साहब ने वार्न किया है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मैं आ रहा हूँ और हम हुकूमत बनाएंगे। अपने आप को उन्होंने पिंडी बॉय करार दिया है। बहरहाल शेख रशीद अहमद साहब आज बच गए। जो तलवार उन पर लटक रही थी वो अब टल गई है, खतरा टल गया है। अब शेख रशीद अहमद साहब दो हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे और दो हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को मानती थी, तस्लीम करती थी कि शेख रशीद के बाद हमारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट वहां पे नहीं है या ऐसा तैयारी नहीं की हुई है कि वो दोनों हल्के जीते जा सके। लेकिन शेख रशीद इस पोजीशन में है कि वो अगर इलेक्शन लड़ें तो उन दोनों हल्कों के फेवरेट उम्मीदवार के तौर पे शेख रशीद अहमद साहब को देखा जा रहा है। अब नैब ने निगरान हुकूमत को भी दरख्वास्त जो उन्होंने पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को की थी, नैब ने कहा कि आप शरीफ खानदान का नाम ECL में डालिए। पहले नून लीग की हुकूमत में नहीं डाला, अब निगरान हुकूमत में भी नहीं डाला। कल कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद शरीफ खानदान लंदन रवाना हो जाएगा और जैसे हर दफ़ा वो लंदन में ईद मनाते हैं, लेकिन इस मरतबा कुलसूम नवाज साहिबा शदीद बीमार हैं, अलील हैं, उनका ख्याल रखने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी इयादत के लिए भी जाना है। लेकिन ये इजाज़त अदालत से भी ली जा सकती थी। निगरान हुकूमत ने नैब के कहने के बावजूद ECL में नाम नहीं डाला। जुल्फी बुखारी का नाम ECL में नहीं था, इसकी हम तस्कीर कर दें। कल मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि जुल्फी बुखारी का नाम ECL में है, उसके लिए माजरत, लेकिन जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट में नाम होने का मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी आप गलत तरीके से ट्रैवल करें, 12 पासपोर्ट बनाएं, गलत पासपोर्ट बनाएं, उस पर आपका नाम ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। बाहर से डिपोर्ट होकर आए तो ब्लैक लिस्ट में जाता है। कुछ और दीगर कानूनी मामलात हैं, उनमें आपका नाम ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। तो इनकी कुछ ऑफशोर कंपनीज हैं, उनकी इंक्वायरीज चल रही हैं। नैब ने इनको बुलाया भी है, 3 मरतबा इनको कहा गया कि आकर पेश हों। अभी वो इंक्वायरी चल रही है, पेंडिंग है जुल्फी बुखारी की इंक्वायरी, लेकिन इनका नाम ब्लैक लिस्ट में था। और ब्लैक लिस्ट में जब नाम आता है तो या तो वो टाइम पूरा होने पर निकलता है या अदालत निकाल सकती है, उसमें वजारत दाखिला या इदारा कुछ नहीं कर सकता है। ये भी मैंने आज मुझ तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है। तो जुल्फी बुखारी का नाम ECL में ब्लैक लिस्ट में था, लेकिन वजारत दाखिला ने निकाला। ये एक बड़ी हकीकत है, किसके कहने पे निकाला, इसकी इंक्वायरी हो रही है। परवेज मुशर्रफ साहब को कल दोपहर 2 बजे तक की मोहलत दे दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ी सख्ती के साथ बात की। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को कमांडो कहते हैं। कई मरतबा उन्होंने कहा उन्होंने मौत का सामना किया है, तो फिर डरते क्यों पाकिस्तान आ जाए। 2 तारीख 2 बजे तक का टाइम दिया है कल, अगर वो आ गए तो ठीक है, वरना उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए जाएंगे। मुशर्रफ साहब के तरफ से जो खबर आ रही है, अभी तक मुबैना तौर पे वो वापस आने पर आमादा नहीं है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें यहाँ पे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका PMLN से, मियाँ महमूद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, आप बतौर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। तमाम है आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ महमूद रशीद साहब, नैब कह रहा है कि ECL में नाम डालें, नून लीग की हुकूमत ने नहीं डाला, समझ आती थी। एहसन इकबाल कैसे नवाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाल सकते हैं, समझ आती थी। लेकिन अब निगरान हुकूमत भी नहीं डाल रही। अगर नैब ECL में नाम डाल भी देती, उन्होंने अपनी एहलिया की इयादत के लिए जाना होता तो अदालत से इजाजत लेकर जा सकते थे। अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इजाजत दे भी सकती है। तो आपके ख्याल में निगरान हुकूमत क्यों वही कर रही है जो नून लीग की हुकूमत कर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान, इसमें मैं ये समझता हूँ उनके हुकूमत के जो भी ज़िम्मेदारान हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस बात के ऊपर मीटिंग की होगी और उस पर बात भी हुई होगी। और जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, इस माहौल के अंदर मेरा ख्याल है कि शायद निगरान हुकूमत ने ये मुनासिब समझा कि ईद के मौके पर अगर वो अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए तीमारदारी करने जा रहे हैं और वो तीमारदारी के बाद आइंदा 2-3-4 दिन में ईद के फ़ौरन बाद वापस आ जाएंगे, तो हम इन्हें एक चांस नहीं। निगरान गवर्नमेंट इसकी गारंटी उठा सकती है इतनी बड़ी?
देखिए मेरा ख्याल है कि उनके पास कोई ना कोई इस तरह की ठोस यकीन दहानी तो मौजूद यही होगी। यकीन दहानी एहसन इकबाल के पास भी थी, फिर आप क्यों बजिद थे कि डालें? नहीं, वो तो हम अब भी बज़ेद हैं कि डालना चाहिए। क्यों? अदालत से परमिशन नहीं। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि क्यों ना डालें। एक आम आदमी और एक साबिक हुक्मरान, वो सब कानून की नज़र में बराबर है, बराबर होना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है। कोई एक आम शहरी, एक पाकिस्तानी, उसके ऊपर इस तरह कोई केसेस हों, रूल ऑफ लॉ और यही है। वो तो ECL में डल जाए। पूरी दुनिया में जहां कानून की हुक्मरानी है, कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ठीक। वो वजीर आजम हो या वहां कोई स्वीपर हो, आम एक वर्कर हो, वो कानून की निगाह में बराबर होते हैं। ऐसी दर्जनों मिसालें जब आप एहतसाब यूरोप करने और वाले अमेरिका इदारे में ने कह दिया तो फिर नाम डलना चाहिए। अगर कोई स्पेशल परमिशन चाहिए तो अदालत मौजूद है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि ECL में नाम डाला जाना चाहिए था। हमारा पहले भी मुतालबा था, अब भी है। लेकिन अगर निगरान हुकूमत ने ये नहीं डाला तो मुमकिन तौर पर कोई इस तरह की यकीन दहानी उनकी तरफ से आई होगी कि हम ईद के फौरन बाद वापस आके इन केसेस को ज्वाइन करेंगे और हमारा नहीं, यहाँ आपको से- लगता है कि निगरान हुकूमत एक यकीन दहानी के ऊपर यकीन करके नैब की बात मानने से इनकार कर दे? मेरा ख्याल है जी, यानी ये तो- मुल्ज़िमान की यकीन दहानी मान ले और नैब की बात ना माने। मैं 3-4 दिन की या एक हफ्ते की निगरान हुकूमत के ऊपर कोई इस तरह की बात अभी नहीं करूंगा। लेटस पूरी प्रेस कर दी आपने इनके ऊपर। मैं कहूंगा कि ये देखें हम आइंदा 2 हफ्ते 3 हफ्ते कि इनका एटीट्यूड क्या है, उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि निगरान हुकूमत ठीक कर रही है या गलत कर रही है। ठीक है मियां जावेद लतीफ साहब, आपको भी वही वजारत दाखिला निगरान हुकूमत की सहूलत दे रही है जिसने जुल्फी बुखारी साहब को भी वन टाइम सहूलत दी है, तो क्या फ़र्क क्या है? नहीं, देखें, बात यह है कि हमें तो किसी पर कोई इतराज़ नहीं है। सवाल किसने उठाया है? कोर्ट ने, निगरान सेटअप ने उठाया है, खुद ही उठाया है। और हम ये कहते हैं कि जिस तरह अभी महमूद रशीद साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने नहीं नाम डाला, निगरान हुकूमत ने नहीं डाला, हमें उन पर अभी कुछ बात कहने की ज़रूरत नहीं है। कल निगरान एक वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और बड़े इल्ज़ामात लगाए गए कि ये आप नून लीग को कवर कर। भाई बात ये है कि उसने बेचारे ने हकीकत पसंदी से अगर काम ले ही लिया है तो आप उस पर भी इतराज़ कर रहे हैं, निगरान सेटअप पर भी इतराज़ इसलिए कर रहे हो कि क्या अगर जो हमने बिजली पैदा की इस 5 साल के दौर में उसको निकाल दें, आपको लोड शेडिंग का पता चल जाएगा कितनी लोड शेडिंग पाकिस्तान में हो रही है। अब आ जाएं जो आप बात कर रहे हैं जुल्फी बुखारी के हवाले से। नहीं, दोनों के हवाले से आपको भी सहूलत, आपका नाम डाला नहीं ECL में और उनका जो है सहूलत मिल गई। मेरी अर्ज सुने, बात यह है कि अगर तो नए सिरे से नाम डाला है जुल्फी बुखारी का ECL में तो आप इतराज कर सकते ECL में हैं, नहीं है, ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट। अगर ब्लैक लिस्ट में निगरान सेटअप ने डाला है तो आप बात कर सकते हैं कि आपको नहीं तो उनको क्यों। और अगर ब्लैक लिस्ट में उनका नाम पहले से है तो फिर आपको ये एतराज नहीं करना चाहिए निगरानों पे। अब आ जाए निगरानों ने जो बात की है कि जनाब हमें पता नहीं है कि किसने इसका नाम निकाला, तो अगर आप थोड़ा सा लेटर मौजूद है, पूछ लें। उसने कहा आई एम डायरेक्टेड, मुझे ऑर्डर जारी किया गया है। आ जाए तो पूछ लें उससे किसने किया। अच्छा, किसने किया ना? आप ना उससे, ऑफिसर तो इनके पास है। अच्छा, नहीं मैं तो नहीं पूछने की ऑफिसर तो वजारत दाखिला गए, निगरान ही पूछेंगे, निगरान ही पूछेंगे ना। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इसका सही पता चल जाए तो आपको इल्म हो जाएगा कि जब धरने हुए थे उस वक्त कौन था पीछे, और कल जुल्फी बुखारी को 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी वहां तक ले गए। सुन लेना, सुन, एवं तो नहीं निकलना इसके बगैर इनकी बात मुकम्मल नहीं होती। एक सेकंड, मैं ये कहता हूं कि मेरे कहने पे तो किसी का नाम जो है FIR से नहीं निकल सकता। तो ब्लैक लिस्ट आपका नाम ECL में किसके कहने पर नहीं डाल रहे हो, ये भी बता। किसके? मैं अब भाई बात ये है कि निगरान किस हिसाब से डालेंगे ECL में नाम और कानूनी हैसियत यार कैसे एक बंदा, मैं बताता हूं, अगर एक जिस पर एक चार्ज कोई लगा है, इल्जाम लगा है, वो रेगुलर कोर्ट में पेश हो रहा है, किसी एक अपना पेशी पे भी खुद को एब्सेंट नहीं कर रहा, और एक जो डिक्टेटर है वो बाहर जाके बैठा, उसको और इसको साथ में ला रहे हो, को खुदा का खौफ करो यार। बारह आप ही ने भेजा था यार। अच्छा चले की बात तो अच्छा, नहीं हो रही। मैं तो अभी मैं बाद में करूंगा ना। मैं तो नाम लाने की पोजीशन में था, मैं भेजने की पोजीशन में। ये कर रहा हूं। देखिए मैंने जो जनरल साहब के सामने रखते जाए, जनरल साहब एक ऐसी निगरान हुकूमत है जो एक दबाव या चलें किसी रिक्वेस्ट पर जुल्फी बुखारी का नाम यानी 6 दिन की परमिशन दे देती है, जैसे भी देती है, ब्लैक लिस्ट नाम है लेकिन फिर भी वो
परमिशन देते हैं, उसकी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा क्या हुआ था। और वही निगरान हुकूमत ये सोच करके ये तो वापस आ जाएंगे, उनका नाम ECL में भी नहीं डालती शरीफ खानदान का। ऐसी निगरान हुकूमत जो सबको खुश रखना चाहती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरी नज़र में दोनों ही काम गलत हैं। अब जुल्फी बुखारी साहब का जहां तक ताल्लुक है, उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो नैब के सामने पेश नहीं हुए, 3 दफा उनको बुलाया गया, नाम उनका ब्लैक लिस्ट में है। ऐसे शख्स का मुल्क से बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब नैब को मतलूब थे, नैब ने इंक्वायरी करनी थी उनकी, तो वो बाहर कैसे चला गया? सो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसके ऊपर अगर तहकीकात हो रही हैं तो वो सबको पता लगना चाहिए कि उसका मुज़मरात क्या थे, क्यों हुआ ऐसे। क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं मुल्क में, तो फिर तो जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उनको नैब के पास होना चाहिए था। अब बात मियां साहब की है, उनका भी समझ नहीं लगता। जब नैब आपको ECL पे डलवाने का कह रहा है तो उसमें तो इनकार की गुंजाइश ही कोई नहीं होती। आप उन केसेस को डिस्कस करते हैं जो कल को पॉलिटिकल नेचर के हो सकते हैं, या कोई और ऐसा जहां पे शक शुबे की बात हो। यहां तो केस चल रहा है ऑलरेडी, तो उनको ECL पे होना चाहिए था। आप इसका मवाजना सारे केस का कर लें आहद चीमा से। आहद चीमा के ऊपर इसी तरह इल्जामात हैं करप्शन के, और फिर मियां साहब का साथ केस चलता देख लीजिए कि कैसे चल रहा है। आहद चीमा है उनकी कस्टडी में, सारे सबूत उससे उगलवाए जा रहे हैं, अगली पिछली करप्शन उसके अंदर से निकलवाई जा रही है। ठीक, तमाम वो लोग जो उसके मावन थे उनको भी निकलवाया जा रहा है। और अब आप मियां साहब का देख लीजिए, एक जलौह होता है, जम्मे गफीर होता है, एक जुलूस, एक हुकूमत उनको पूरे प्रोटोकॉल में लेके आती है, अरेस्ट किया ही नहीं जाता, सबूत आप ढूंढते फिर रहे हैं, और ECL के इस्तदा करते करते आप हलकान हो गए हैं, उनको ECL पे डाला ही नहीं जाता। आखिर में मैं मियां साहब ने जो कहा था मैं उसका भी एक जवाब दे दूं। जो धरने हुए थे उन पे कादरी साहब के धरने के पीछे शहबाज शरीफ थे और इमरान खान के धरने के पीछे नवाज शरीफ थे। ये आज इनको मैं बड़े अच्छे से समझा रहा हूं, उनको समझ नहीं लगती। समझ आ गई है, आ गई समझने, आ गई। खुफिया हाथ ने जाके कहा था 14 बंदे मारने का खुफिया हाथ ने कहा था। वो भी शहबाज शरीफ ने कहा था। 76 दिन के धरने की वो शहबाज शरीफ ने कहा था। तो एक आप एडमिशन दे रहे हो आने, नवाज शरीफ है। हंसते हंसते सच बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक मैं जनरल साहब आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं। नहीं सर, मेरा सवाल उधर ही रह गया ना, क्या ये निगरान हुकूमत जो इस तरह की बेचारी सारों को खुश कर रही है, वो किसी को खुश ही ना कर दे सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी या नहीं? आपका जो शुबा है ना वो दुरुस्त है, बहुत हद तक दुरुस्त है। क्योंकि जो भी हुकूमत अपने आप को असर्ट नहीं कर सकती, रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकती, वो कमजोर हुकूमत है। उससे आपको तवक्कुआत बहुत नहीं रखनी चाहिए कि वो कहीं आपको को मजबूत स्टांस लेके अगर इजाजत दें तो मैं कोई ऐसे रिजल्ट दे। नासिर मुल्क साहब प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं हो रहे इलेक्शन की तरफ। जी मैं गुजारिश जी, कर दूं। क्विकली। मेरा ख्याल है कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि एक हकीकत पसंदी से एक निगरान वजीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो जवाब में दूसरी जमात का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कि जनाब ये आप क्यों नहीं कह रहे। इसका मतलब है कि आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनसे काम लेना चाहते हैं। दूसरा जो अब सर वो तो सबकी ख्वाहिशों का एहतराम कर रहे हैं। जनरल शुएब साहब जो बात कर रहे हैं, यार खुदा का खौफ करें कि आप, इसका मतलब ये है कि ये ट्रायल नॉर्मल ट्रायल इन निगरानों को देखकर मुझे एक आइडिया हो रहा है। मियां साहब, इन निगरानों को देखकर एक आइडिया हो रहा है कि ये सबको खुश रखने के माहिर हैं, इन्हीं को रहने दें, सारे खुश रहेंगे। सर मैं ये समझता हूँ जी कि जो इनकी बेसिक जिम्मेदारी है फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, ये दोनों चीज़ें जो इन्होंने की हैं दोनों नहीं करनी चाहिए थी। रही बात ये है कि जो मियां जावेद लतीफ दोनों चीजें आप जुल्फी बुखारी और ECL दोनों का हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब ठीक है, कोई नाराज होता है कोई ना होता, वो कहते भी नहीं हो सकता। अगर कानून के अंदर कोई प्रोविजन है और उन्होंने उस प्रोविजन आज जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ऐसी प्रोविजन नहीं है वजारत दाखिला के पास, तो फिर अगर नहीं है तो फिर दोनों काम गलत हुए। जो मियां जावेद लतीफ कह रहे हैं लीडर ने पूछो ना कि ये जो है, लेकिन आप इखलाकी जुर्रत चेक करें, वो यहाँ पे बैठ के ऑन एयर कह रहे हैं, कह रहा हूँ गलत हुआ। आपने आज तक नहीं कहा कि मनी ट्रेल
ऑनियर किधर है? यार, वो ऑनियर यार, जाए, एक सेकंड, आप इखलाकी जुर्रत चेक मैं करें। कहता हूं अखलाकी जुर्रत अगर है ना तो फिर अपने लीडर से पूछे ना। सर, यही तो है कि मामला ऑनियर ही उठता गलत है कर ना, दिया अपने से लीडर को। पूछेंगे आप सीधा कोई बात ऑनियर करते हैं उन्होंने। एक आपका लीडर जो सरेआम अरबों रुपए का यार, मेरा ख्याल मनी है, लॉन्डर पुरानी के गलाम, केस में गुजर रहा है। बस, आप खुदा कर का ले खौफ करें, आप जिस नहीं, कोई तरह सवाल बात आप कर नहीं रहे हैं, करिए। बात सुने ना, आप में इतनी जरूरत है अपने लीडर की कि जो सर आपने दोनों चीजों को गलत लीडर के लक्षण अब तक सामने नहीं, आए नहीं, हैं, साहब। आप बात भी करें उसके बाद। आपने दोनों चीजों को गलत करार दिया, और इसको देखते हुए आपको लगता है कि फेयर से नहीं होने? नहीं, मैं कहता हूं होंगे, लेकिन ये जो है निगरान हुकूमत वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ, इधर नवाज शरीफ है उधर चपड़ासी खड़ा है, दोनों को एक जैसा सलूक करे और कानून की और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए तो जो बड़ी असल आइडियल अपनी सिचुएशन जिम्मेदारी हो सकती है उसको पाकिस्तान, करनी चाहिए। बड़ी होनी आइडियल। चाहिए ये मैं भाई। ब्रेक के बाद आप पॉइंट ले लें अपना। आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं कि हुक्मरानी सिर्फ कानून की होती है, किसी शख्स की, किसी बहुत बड़ी शख्सियत की नहीं। ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाजरीन। जावेद लतीफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन निगरान हुकूमत। मैं बात कर रहा था, आपने बात की रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। मैं कहता हूं कि रूल ऑफ लॉ के देख लें कि एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं कि एक आम शहरी जो है क्या उसका इस तरह ट्रायल होता है? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान में हजारों केसेस हैं, जिस तरह नवाज शरीफ के केस को ट्रायल किया जा रहा है, क्या आम बंदे के केस को इस तरह ट्रायल किया जाता है? दूसरी बात ये कहते हैं कि चीफ नहीं किया जाता ना, नहीं किया जाता। आप अदालतों में जाएं। समझे तो एक बंदा बात कर ले। आप कर ले, फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आपकी मेहरबानी। मैं ये कहता हूं कि देखिए इस तरह आम बंदे का केस ट्रायल नहीं होता। किस तरह कि आप एक कोर्ट जो है, आला कोर्ट वो फैसला देती है, वो डायरेक्शन देती है कि लोअर कोर्ट जो है वो इसका ट्रायल करे, और ऊपर निगरानी वही जज जो है वो कर रहा है जिसने फैसला उसके अगेंस्ट दिया। और तीसरे नंबर पे जिस तरह 6 माह के, 2 माह के, 1 माह का जिस तरह टाइम दिया जा रहा है, इसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में नवाज शरीफ पेश हो रहे हैं, इसमें दर्जनों केस हैं जो 15-15, 20-20 साल से पड़े हुए हैं, मगर इस तरह उनका ट्रायल नहीं किया जा रहा। आपको जल्दी इंसाफ मिल रहा है। एक सेकंड, इसी तरह ट्रायल जो है वो उसका नहीं हुआ जरदारी का, इसी तरह ट्रायल चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज अशरफ है उसका भी नहीं हुआ, इसी तरह ट्रायल जो है यूसुफ रजा गिलानी का भी नहीं हुआ, इसी तरह केस जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चीफ एग्जीक्यूटिव रही है उसके नहीं हुए। तो मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ दुश्मनी में क्या इस हद तक आगे निकल जाना है कि और कोई पाकिस्तान का मसला रह ही नहीं गया? सिर्फ मसला नंबर 1 है कि नवाज शरीफ को किस तरह पाकिस्तान के स्क्रीन से हटाया जा सके। ये नहीं होता इस तरह। मैं मियां मुदरी साहब, आप जवाब दे दें, मैं दूंगा तो बुरा लगेगा। मैं ये समझता हूं जिस एक मिनट जल्द वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर जिस तरह से ये मुजरम इस तरह जाते हैं, जिस तरह आम पाकिस्तानी कोई मुजरम जाता है, ये तो शाहाना तरीके से वहां पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेके वहां पे जा रहे हैं। मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूं। ट्रायल इस तरह नहीं होता, ट्रायल मुजरम इस तरह पेश नहीं होते, जिस तरह बादशाह पेश हो रहा है इस तरह पेश हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब। और नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मनी ट्रेल का और ये मनी लॉन्ड्रिंग का अरबों रुपए की करप्शन का केस है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं लगा, पनामा में लगा। पूरी दुनिया के अंदर दर्जनों लोग वो अंदर हुए, अपने ओहदों से बर्खास्त हुए, और नवाज शरीफ साहब अभी तक वो रोना रोते जा रहे हैं। भाई 2 लफ्जों की बात है, अदालत में कह देते ये मनी ट्रेल है। भाई जायदादें इन्होंने मान ली वहां पर अपनी सारी कि ये जी हमारी जायदादें हैं। भाई वो कहां से आई? आपके बच्चे तो उस वक्त बालक भी नहीं थे। अरबों रुपया मैं इसमें एक सेकंड, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का, जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा का ट्रायल हुआ है, जिस तरह जरदारी साहब ने भुगता है, अल्लाह ना करे मियां साहब को वैसे भुगतना पड़े। मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है, गलत कह रहे हैं आप, होना चाहिए। आप गलत कह रहे हैं। भुट्टो वाला सलूक किसी के साथ नहीं होना एक सेकंड, नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम है, उनके पास नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम है, आप तो उसके कारोबार को गंगा रहे हो। भाई एक सेकंड यार, एक सेकंड, अपनी बारी पे बात करें। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह नवाज शरीफ पर इल्जाम लगा जा रहा है,
करप्शन का, तो मुझे ये बताएं, अगर हमें मनी ट्रेल का कहा जाता है तो किसी ने करप्शन का एक दमड़ी भी साबित की आज तक? सर, मगर आप- इसके एक सेकंड यार, आप पार्टी ना बने, ना, एक सेकंड, पार्टी क्या होती है? आप मियां पार्टी साहब, बने, गलत और बीच में सवाल भी ना ना, पूछना। आप नहीं, मुझे वैसे बात नहीं मुकम्मल हो रही है। साहब, प्रोग्राम में नहीं आप अगले की सवाल- बात मुकम्मल होने आप दें, बार-बार फिर बात सवाल करें, करें आप। बार-बार बात नहीं करें। नहीं, मैं मुझे सवाल तो मैं सारा सवाल करें, अगले का जवाब भी सवाल सुनें। सुनना सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने करप्शन क्या की? हाँ। एक रुपए की करप्शन ला के आप साबित करें, आप ये कहते हैं? मैं कहता हूं मियां साहब के असासे उनकी आमदन से ज्यादा है, ये है केस। सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी। मुझे जवाब देने देना है। मेरी अर्ज सुन। अब मियां साहब ने बताना है कि ये इजाफी पैसे आए कित्थों, आ जाए। बस ये बात। इतनी मियां सी साहब बात- वो नहीं बता रहे। इतनी सी बात है ना। मैं आज अर्ज करता हूं, आप गा रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं इन सब चीजों को। नवाज शरीफ से पूछा जा रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि उससे पैदा होने से पहले आप उसके कारोबार का हिसाब पूछ रहे हैं, और आप कारोबार, एक सेकंड यार, एक सेकंड, ये एहसास क्या हुआ? मैंने क्या कहा आपको? आप जवाब दें। रोकते हैं। मैं नहीं रोक रहा आपको। अच्छा, नहीं रोक रहे तो फिर आप इजी हो जाए, आप जवाब दें सर। आपने सवाल किया यार, ये हक तो है ना। इजी हो जाए, जवाब दें, मैं नहीं अच्छा, रोक रहा आपको। मैं अर्ज करता हूं, मैं कहता मियां हूं साहब, कि ओ मियां पाकिस्तान के और भी हजारों ऐसे खानदान हैं जो बिजनेस करते हैं। आप उनके टैक्सेस का हिसाब पूछते हैं, आप उनके एहसासों का हिसाब पूछते हैं। क्या इस फैमिली का कारोबार का उस तरह हिसाब पूछा जा रहा है? क्या उन पर आप करप्शन के इल्जाम लगाते हैं? नवाज शरीफ का जो आप हिसाब ले रहे हैं, नवाज शरीफ के सियासत में आने से पहले उसके कारोबार का हिसाब पूछा जा रहा है, जो कि गलत तरीकाकार है। जी जनरल साहब, आप कहना चाह रहे हैं कुछ, फरमाइए। आप देखिए, स्टिक टू द इशू। मेरे ख्याल में ये केस जो है ना, जी ये केस जो है, ये 6-7 दिन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए था। उसमें मैंने कहा समझने की 6-7 बात है। घंटे से नहीं चलना चाहिए था आपके। सर अब आप बात आप कर देंगे, अब आप जनरल साहब कोई बात करना प्लीज। जी जनरल साहब। अब देखिए, ये केस शुरू हुआ जब पानामा का बाहर से नाम आए, और मियां साहब ने खुद कहा कि ये अपार्टमेंट मेरे हैं, और बड़े वो जो करप्शन करते हैं, चोर होते हैं, वो बेनामी पे खरीदते हैं। ये तो हमने अपने नाम पे रखे हुए हैं, हमारे अपार्टमेंट्स हैं, और ये आमदनी के जराए हैं, हमारे पास सबूत है। सबसे पहले एहतसाब मुझसे शुरू किया जाए, मेरे खानदान से शुरू किया जाए। अब जब वो कहते थे कि ये मेरे पास सबूत हैं, तो मेरा ये ख्याल था कि ये वाकई 2-3 घंटे का काम है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि मियां साहब जाके जो सबूत सामने रखेंगे, बात खत्म हो जाएगी। यहां केस किसी ने नहीं चलाया। ये केस बड़ा अजीब नौयत का है, जहां मियां साहब ने खुद अपने आप को पेश किया। वाह वाह जनरल और साहब, कहा वाह कि जी मेरे पास ओ भाई सबूत साहब, हैं। जनरल साहब, और 6 माह उन्होंने सुप्रीम कहा- कोर्ट में केस और चला, बात तो- अकामा पे आपने उसको निकाला। अगर करप्शन का कोई सबूत होते तो वहां देते। बात तो सुन ना, बात सुन। मियां साहब बात तो मुकम्मल करने नहीं, वो तो केस ही अलग है ना। पता है, आप बड़े वफादार आदमी हैं उनके। उन्होंने जो माल खाया आपके पास, वो आके दर्ज कराते रहे, लिखाते रहे आपको कि हमने इस तरह खाया, हलाल खाया था। नहीं मैं डोंट बी पर्सनल में, हाँ, इसकी जनरल जरूरत नहीं साहब, जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा। इसकी जरूरत नहीं है। जनरल इसकी जरूरत साहब, जो नहीं, कुछ नहीं, आप चलेगा, करते रहे हैं, जो कुछ आपके जो कुलीग हैं वो करते रहे हैं, उसका हिसाब भी आपने कभी पूछा है? आप बात करते हैं एक मैं सिविलियन पूछता हूं, मैं पे, रोज पूछता आपके मैंने- पास सबूत है कोई? मैंने- आप आज कौम को बताएं ना, आप ये मसला हल कर दें। आप कौम को बताएं कि मेरे पास ये सबूत है, मैं यहां से करप्शन की थी, तो मैं आज ही पूरी कौम से माफी मांगूंगा और कहूंगा जनरल साहब सच कह रहे हैं। आपके पास सबूत होता तो नहीं है, आपने नवाज शरीफ दुश्मनी यहां चले जाते हैं, बाकी गद्दार कह देते हैं, कभी करप्ट कह देते हैं। मंडा पाउनल, चोर मचाए शोर, ये बात है कोई? सारी कौम जानती है चोर ने डाके मारे हुए हैं। कहां से पैसे आए इनके पास? इन्होंने बच्चे को कितों पैसे आए हैं जी? 12 साल, 14 साल दे 8 अरब रुपए का फ्लैट लिया। मैं ये समझ रहा हूं कि ये शोर मचाने से, मजलूम बनने से मुझे क्यों निकाला? करप्शन बताओ भाई, बताने जा रही है कोर्ट, सब्र कर लें, आपका फैसला आ जाएगा, पता चल जाएगा कामे पे निकाला है या आपने अरबों रुपए ढका रहे हैं इस कौम के। अब तो पूरी दुनिया में यह पता चल गया है कि कोई सबूत आपके पास नहीं है। मैं इसमें एक चीज जरा क्लियर कर देते हैं कि जिन्होंने फैसला सुनाया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो मामला अकामे वाला था, लेकिन जो केसेस इनके ऊपर पनामा वाले हैं, जो एक्चुअल केस है, उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। वो पता चलेगा कि उसमें नवाज शरीफ साहब सच्चे हैं या जो पनामा के अंदर स्कैंडल निकला था और अपोजिशन का एक पूरा केस था उस पर, वो सच्चा है। ये अभी देखना बाकी है। कोई इसके अंदर इस नतीजे पे ना पहुंचे कि नवाज शरीफ साहब अभी एक मुजरिम है, वो बतौर मुलजिम पेश हो रहे हैं,
अगर वो अपने आप को सफाई पेश करके निकल सकते हैं इसमें से, तो जनरल साहब के मुताबिक चंद घंटों का काम था। इसको ड्रैग किया गया, बहुत ज़्यादा वसी किया गया, बहुत दूर तक लेकर गए हैं, और इसको दूर तक ले जाने का आगाज़ नवाज शरीफ साहब ने तब किया था जब उन्होंने कौम से खिताब में और कौमी असम्बली में अपना पूरा कारोबार खोल के सामने रख दिया था। एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद एक टेप सुनाता हूँ कि टेप वो है जो आपने लाखों मरतबा सुनी है, लाखों मरतबा मैं कह रहा हूँ। ये टेप आपको मैं ब्रेक के बाद सुनाऊंगा, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा, इस मरतबा आपको बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, मशहूर ज़माना टेप आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। मैं वो टेप आपको अब सुनवाता हूँ। जी सुनवाएं जी। जी मियां साहब अस्सलाम वालेकुम यार, बड़ी मेहरबानी सही गाना तुसी सुनाओ। बस गांव में सारा गांव तो राज गांव में बस थोड़े बस तुसी भाइयों और सब कोई बस बड़ी मेहरबानी सर। ओ कितना भी आज की सर वो मैं खत्म करता हूं, बड़ी मेहरबानी। आओ तो चल सर मामला नहीं अच्छा मैंने उन्होंने क्या जी मेरे भाई साहब की मेहरबानी मिली और ध्यान करना चाहिए क्या चाहिए सर। और मैंने अच्छा उन्होंने क्यों है जी वो तो भी अपना केस ही कर बोला ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇਹ ਲੀਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਚੋਈ ਸਰਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਸ ਕਰਤਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ तो हम बड़ी मैं परवेज वाली लगाऊंगा जरूर सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। कमाल ही हो गया, जबरदस्त। ये टेप बड़ी दफा आपने सुनी होगी, लाखों दफा। एक डिफरेंट एंगल से आज आप इसको मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब एक एमएनए के लिए रिलीफ की। बात किससे कर रहे हैं? जस्टिस कयूम से। 3 जजेस इसमें गालिबन फारिग हो गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाद में, और नाअहल हो गए थे ये साहब जिनके लिए ये शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे बात। इनके बेटे को तहरीके इंसाफ ने एमएनए का टिकट दे दिया। मियां साहब भाई बेटे को टिकट दे दिया, अगर बाप ने कोई गलत काम किया है वो नाअहल हो गया तो जरूरी था नहीं कोई बेटा भी नाअहल हो। देखें ये आप नहीं, तो बाप और बेटा एक ही है, कोई अलग आप अजीब बात कर रहे हैं। एक जुर्म अगर किसी बाप ने किया है तो उसको उसे सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी मुजरम हो। और अभी टिकट उसकी जो है हमारी रिव्यू हो रहा है, ये नारोवाल मंसूर वाला जी, इसमें कई टिकट अभी रिव्यू हो रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बात है जी कि उसका बाप अगर नाअहल हो गया था तो उसके बेटे को उसके पोतों को भी सजा दी जाए। हाँ, ब्रिगेडियर ये जो मंसूर सरवर साहब के अगर कोई इस तरह की चीज निकलती है तो बिल्कुल उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। वैसे इनके बारे में भी इसी तरह की चीजें हैं। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोग्राम के बाद मंगवा के दे भी दूंगा। नहीं अगर लेकिन ये वही शख्सियत हैं जिनके बारे में आप बार बार हर जलसे में सुनवाते थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई इस तरह की चीजें हैं वो हमारे रिकॉर्ड में आए तो टिकट उनका रिव्यू में है। मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई हीनियस क्राइम किसी ने किया है या इस तरह की कोई चीज उसके ऊपर है तो फिर भी हम उसको टिकट, यानी आप ये समझते हैं कि अगर बेटे पे एलिगेशन नहीं लगना चाहिए। बाप ने अगर कोई जुर्म किया है तो बेटे को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। 100% सिंपल इज दिस। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुर्रम दस्तगीर को आप बार बार क्यों कहते हैं जो उसके वालिद ने फातिमा जना के खिलाफ किया? यार ये तो पॉलिटिक्स में चलता है, ये सियासत में आप तकरीरें आप करें तो चलता है, दूसरे करें तो नहीं चलता। मैं आप अगर कानून की बात कर रहे हैं तो मैंने तो उसका जवाब आपको दिया जी, ठीक है। हम कब कह रहे हैं खुद साहब इसको डिस्क्वालीफाई कर दें? अगर वो फातिमा जना को वहां पर इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल हुई उनके जमाने में, जो हम उस वक्त छोटे थे जब सुनते हैं कि दस्तगीर साहब ने ये कहा फातिमा जना को, नहीं, अब मैं आप और ना करें, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जाती है। कह रहा हूं कि ये अगर कुछ हुआ है तो वो एक तारीख का हिस्सा है। उसमें तो हम नहीं कह रहे कि अगर खुर्रम दस्तगीर ने ये नहीं किया, उसके बाप ने किया, तो उसकी सजा खुर्रम दस्तगीर को दे। ये बहुत नहीं, इसको हम दोबारा रिपीट में हज़फ भी कर देंगे, नामुनासिब था। जी जान साहब, खुर्रम दस्तगीर उसका जिम्मेदार नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर उसके वालिद ने कोई इस तरह का काम किया है तो उसकी सजा उनके बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। गुजारिश ये है। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत का एक स्याह बाब है
और उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा उस बाप का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन मैं गुजारिश कर दूं, अभी जनरल साहब जिस तरह कह रहे थे कि कोई किसी दूसरे के फेल का जिम्मेदार नहीं है, तो मैं ये कहूँगा जनरल साहब कि एक बंदा जब खुद ही सारा कुछ कर रहा हो तो उसके फेल का कौन जिम्मेदार है? उसको तो आप पवित्र बना देते हैं। मतलब जो इमरान खान साहब माजी में करते आए हैं, कहते आए हैं, आज किस तरह फरिश्ते हो सकते हैं? तो इसलिए मैं कहता हूं कि बस कर दें, किसी की ज़ातियात पे मैं तो जाने का कायल नहीं हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूंगा कि खुदा के लिए अपनी ज़बान से ये जो लोग हैं, मुख्तलिफ जमातों के तर्जमान बने हुए, मुख्तलिफ जमातों के जो हेड बने हुए हैं, खुदा के लिए आने वाली नस्लों के लिए ऐसे कोई ना दे के जाएं कि लोग माजी को देखते हुए शर्म महसूस करें कि हमारे बड़े किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं जनरल साहब पता क्या, हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकटों को लेकर, जनरल साहब सवाल आपके सामने, जनरल सवाल आपके सामने रखता हूं, हम तहरीके इंसाफ की टिकटों को लेकर हसास इसलिए सवाल इसलिए उठाते हैं कि ये तब्दीली लाने वाली जमात है और इन्होंने उम्मीद दिलाई है लोगों को कि हम कुछ मुख्तलिफ पाकिस्तान में करेंगे, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में फ्रैंकली मैं आपको बताऊं ये नहीं देखा जाता कि कितने पर्चे हैं बंदे के ऊपर, उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसने क्या क्या जराइम किए हुए हैं। इवन कई एरियाज में तो इसको बाकायदा एक सनद समझा जाता है कि तगड़ा आदमी इन्हें टिकट दो, ये डंडे के जोर पे भी जीत जाएगा। लेकिन तरीके इंसाफ से, अब वो बुरा मनाते हैं तरीके इंसाफ वाले तो मनाते रहें, लेकिन हम उनके टिकट्स के बारे में फिक्रमंद या सवाल इसलिए उठाते हैं कि वो अपने आप को इनसे मुख्तलिफ कहते हैं कम से कम। जी जनरल साहब। देखिए जी, कहने की हद तक तो ठीक है। मैं इसको कंपेयर करता हूं केपीके में जो इन्होंने हुकूमत चलाई, जो कुछ ये कहते रहे वहां किस हद तक इंप्लीमेंट हुआ। वहां इन्होंने नैब बनाया, तवक्को ये थी कि सबसे ज्यादा नारा ये लगाते हैं करप्शन के खिलाफ एक्शन करने का, एंटी करप्शन इनके स्टांस है, लेकिन वहां इंतहाई इनफेक्टिव किस्म का वो अदारा इन्होंने बनाया और वो नाकारा था जिसने कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, नतीजा ये कि मेरा पर्सनली जाती तौर पे वो फेथ नहीं रहा कि वाकई जो कुछ ये कह रहे हैं मुंह से वो वाकई इंप्लीमेंट भी कर सकेंगे। यूं लगता है कि ये भी ये हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद काम चलता रखेंगे, क्योंकि मेरा केपीके का जो मैं नजारा देख रहा हूं वहां पे बात चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन जनरली गवर्नेंस के इशू वहां भी बढ़े रहे हैं। खैबर बैंक का किस्सा वहां पे था, करप्शन के बड़े बड़े केसेस वहां पे फिगर आउट हुए प्रोविंस में, उनको दबा दिया गया और वो काम आगे लेके नहीं चले। ये तो एक तो ये इशू है। दूसरी तरफ ये है कि आप अगर ये समझें कि जाती जिंदगी का कोई नक्शा खींच के उससे कुछ आप हासिल करेंगे, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये चीज कारगर नहीं। आज दिन तक मैं 96 से देख रहा हूं कि नून लीग इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछालती है। सीता वाइट रोज निकलता है, कभी कुछ और निकाल लेते हैं। ये इससे इलेक्शन में तो फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ से नहीं पड़ता बेनजीर हुकूमत में आ जाती थी इस प्रोपेगेंडे के बावजूद। अब फर्क पड़ता है करप्शन के इश्यूज पे। मियां साहब की नहीं, उसमें भी नहीं पड़ता सर। पीपल्स पार्टी तबाह बर्बाद हो गई सर जब उन पे टैग लगा 10% का। नहीं, वो करप्शन की वजह से नहीं हुई, वो जरदारी साहब के अपने कामों की वजह से। जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को 100% अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया है, जिस तरह नून लीग जो है वो अब इस्तेमाल हो रही है मियां साहब की जात के लिए। ये पार्टियों की तबाही का एक रास्ता होता है जब पार्टियां किसी की करप्शन बचाने के लिए अपनी पूरी पार्टी को दांव पे लगा देते हैं, वो बर्बाद हो जाती हैं। उनमें मुश्किल ये आ जाती है कि वो एक लीडर के लिए अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तरीकाकार अगर होता कि जी मियां साहब को हम कहते हैं कि मियां साहब आप तरीके इंसाफ से आपको उम्मीद है कि वो ये तरीकाकार बदलेगी? जनरल साहब क्विकली बताएं, ब्रेक पे जाना है। नहीं, मैंने बड़ा वादे कहा, क्योंकि मैं तो उस मिसाल को ले रहा हूं जो केपीके में मैंने देखी। चलें, मैं फिर मियां महमूद रशीद साहब से मैं तो उनसे कुछ चीजें उनके सामने रखूंगा और उनसे कि क्या वो वाकई तब्दीली लेकर आएंगे, क्या प्रोटोकॉल्स तब्दील हो जाएंगे, हुकूमत सादगी इख्तियार करेगी, कैबिनेट के अंदर खाना नहीं मिलेगा सिर्फ चाय मिलेगी, क्या कीमती और जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो अफसरान से वापस लेके उनको नॉर्मल गाड़ियां दी जाएंगी, क्या जो गवर्नर हाउसेज है उनको खत्म करके अवाम के लिए खोल दिया जाएगा, क्या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होगा, अमीर और गरीब सारे बराबर तस्वुर किए जाएंगे, क्या एक ऐसा, ये इसको तर्ज हुक्मरानी कहते हैं। इसके लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, सिर्फ ऑर्डर देना पड़ता है। ये आप 24 घंटे में कर सकते हैं। इसमें पुल बनाना नहीं है, इसमें रेत बिजली सीमेंट कुछ नहीं लगता, सरिया नहीं लगता। ये वो काम है जो एक जबान के ऑर्डर से, हुक्मरान की तवज्जो से फौरी तौर पे हो सकता है। मियां साहब क्या आप ये कर पाएंगे ब्रेक के बाद?
वेलकम बैक नाजरीन। अब मियां जवेली साहब, क्योंकि आपको पता है कि सजा होनी है, यानी आपको तो पता है इस बात का, इसीलिए आपका वकील भी भाग गया है और अब आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हो जो होना फैसला है। यार इज इट ट्रू? इमरान नहीं, एक परसेप्शन बन रही है ना, मैं वो आपके सामने रख दी है, नहीं। गलत हो सकती है। नहीं, अगर तो आप खबरों को देख के, अगर तो आप जो लोग कहते हैं लाडले, उनको देखकर आप कह रहे हैं ये परसेप्शन बन रही है, ठीक, तो फिर तो आप सही कह रहे हैं। और अगर आप कोर्ट को देख के, अगर आप सबूत को देख के, अगर आप जो वकला के दलाइल आ रहे हैं, जो गवाहान के दलाइल आ रहे हैं, जो दे रहे हैं, उससे आप देख रहे हैं, तो फिर तो बनती नहीं है सज़ा। अगर बनती होती ना इमरान खान, तो जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे ना कि ये तो 8 दिन में फैसला हो जाना चाहिए, मैं कहता हूँ इन्होंने 8 घंटे में फैसला दे देना था। ये अगर सबूत मिलता तो ये देख लें, उसी तरह हो रहा है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में 6 माह ट्रायल हुआ, मगर इमरान खान साहब हमें निकाला गया। हम ये समझ लें कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वकील खड़ा होगा, तगड़े तगड़े तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन से पहले ये फैसला भी आ जाए। अच्छा, एक सेकंड, अगर तो आप ये समझते हैं ना कि हमें कोई खुदा न खास्ता नुकसान होगा कि फैसला पहले आ जाए, गिरफ्तार होने से हमें कोई नुकसान, हमें कोई अगर सियासी सिर्फ बात करें तो लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी जनरल साहब आज बड़ी न्यूट्रल बात कर रहे हैं। जनरल साहब ने पीटीआई की भी मुखालफत की और आपकी भी आज एक फैसला भी आया, सामने रखूंगा। आज एक फैसला भी आया, बात कर रहे हैं। मैं एक जुमला कह लूं, एक जुमला कह लूं, उनको मुबारकबाद दें, मैं एक मुबारकबाद दें, अगर मुझे इजाजत दे, पहले शेख साहब को मुबारकबाद दें। मैं एक कर्ज करने दो। मैं तो कहता हूं कि सबको मुबारक मिलनी चाहिए। टेक्निकल ग्राउंड पे इस तरह किसी को नाअहल करार नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इस हक में हूं। शेख साहब को लेकिन मैं एक चीज कह दूं कि जब ख्वाजा आसिफ का फैसला आया था, इमरान खान साहब, उस वक्त लोगों ने शर्तें लगानी शुरू कर दी थी कि शेख रशीद किसी तौर पर नाअहल नहीं होंगे। मैं ये कहता हूं कि इस तरह के जो फैसले आते हैं, इस तरह फैसले ये मुनासिब नहीं है। महमूद रशीद साहब, क्या इमरान खान साहब तर्ज हुक्मरानी तब्दीलेंगे पाकिस्तान में इक़्तिदार में आके? क्योंकि अभी जो हमने देखा पिछले 2-3 दिन में, लोग शक में पड़ गए हैं कि शायद ना करें। मेरा नहीं ख्याल जी, इतनी लंबी जद्दोजहद करने के बाद अगर इमरान खान अपने विजन और अपने जो एक उनका प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। तर्ज हुक्मरानी में सिंपल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, 100% बदलेंगे। यहाँ ये मुल्क अब आगे मूव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता अगर यही तर्ज हुक्मरानी रहना जो मौजूदा हुक्मरानों का है, इसको खत्म करेंगे, इनकलाबी तब्दीलियां आएंगे, सादगी भी होगी, करप्शन फ्री वो यहाँ पर सारे मामलात होंगे। आप वक्त आने दें। और जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है हमारे, वज़ीर आला के कैंडिडेट कौन है पंजाब में? जी, वज़ीर आला के कैंडिडेट अभी कोई नहीं है। पता तो चले ना कैसा बंदा था कि आफ्टर इलेक्शंस ये पार्टी फैसला करेगी कि कौन वज़ीर आला बनेगा। आप अभी गेम में ही ना, इसका मतलब नहीं, गेम में हमारे जो 300 एमपीएज है ना, वो 300 एमपीएज सारे गेम के अंदर हैं। जो जीत जाएंगे उसके बाद पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर फिर पार्टी लीडर जो है या पार्टी का जो बोर्ड है वो फैसला करेगा कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। जनरल साहब, वेरी क्विकली, अगर फैसला जाता है इलेक्शन से पहले या बाद में आता है, किसको क्या फर्क पड़े? देखिए, अगर इलेक्शन से पहले फैसला आता है तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर मियां साहब को सजा होती है तो उसका कुछ न कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नून लीग पे आएगा और उसका कुछ पॉजिटिव फायदा ऑपोजिशन के पार्टीज को, जिसमें मेरा ख्याल है पीटीआई उनको चला जाएगा। लेकिन अगर मियां साहब बरी हो जाते हैं इसमें और उनको सजा नहीं होती तो आप देखेंगे कि फिर ये उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने के चांसेस हैं। फिर नून लीग जो है वो मेरा ख्याल है बिल्कुल बड़ी जिम्मा नजर आएगी, क्योंकि नून लीग ने अपनी सारी सियासत जो मियां साहब के ऊपर लगा दी है। हालांकि ये उनका अपना जाती काम था, जाती उनका किस्सा था, लेकिन यहाँ सब ईमान बेच के उसी पे लग गए हैं। जाती नहीं तो वो जाती था और किसका था? ये दुरुस्त कर लें, ये दुरुस्त कर लें। अपार्टमेंट नून लीग के नहीं है, शरीफ खानदान के। मैं अर्ज करता हूं, अगर ये सी पैक मनसूबा शुरू ना करते तो जनरल साहब किसी तौर पर इनको नाअहल करार ना दिया जाता, ना अकामा निकलता। मुझे ये बताएं धरनों में क्या हुआ? धरने क्यों शुरू? उस वक्त तो कोई अकामा नहीं था। 25 साल पहले जो माल बनाया ना, 25 साल पहले वो उस वक्त भी लिखा था कि सी पैक बनना। एक मिनट, मुझे एक सवाल,
क्या सी पैक के लिए आइसलैंड का वज़ीर आज़म फारिग कर दिया? सी पैक के लिए दुनिया के कई मुल्कों में इंक्वायरियां शुरू हो गई। जब नवाज शरीफ को पहली दफा हटाया उस वक्त पनामा था, जब नवाज शरीफ को दूसरी दफा हटाया उस वक्त पनामा था, जब त्यारा हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ को सजा दी 25 साल उस वक्त अकामा था, पनामा था। और जब धरने शुरू हुए, जब उसको कहा जा रहा था कि आप रिजाइन कर दे माइनस नवाज शरीफ, उस वक्त क्या पनामा अकामा था? खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ कर लिया था कि माइनस नवाज शरीफ, बिल्कुल माइनस होना चाहिए, नवाज शरीफ को माइनस होना चाहिए। नवाज शरीफ ने इस कौम के साथ जो कुछ किया है, नवाज शरीफ वो किस्सा माजी है, नवाज शरीफ माइनस है। ये 25 जुलाई को देख लेना, नवाज शरीफ माइनस है या नवाज शरीफ प्लस है। जी मेरे दोस्त जो डिफेंड करते हैं जी, इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता, ये सारी करप्शन। अरे चले जनरल साहब, जी जनरल साहब, झूठा आदमी है जी जनरल साहब। देखिए बात ये इनको समझना चाहिए, नवाज शरीफ और पूरी फैमिली करप्ट और झूठे लोग हैं। ये बात अंतर है और ये पूरी कौम कह रही है। जनरल साहब मैं तेरा बड़ा एहतराम करना, मगर इस जिंदगी तू सारा झूठ बोलने के अलावा कितना ही कुछ नहीं। अभी उन्होंने पीटीआई की बुराइयां की बगैर किसी सबूत के इस तरह का इल्जाम लगाना, मैं कहता हूं दुनिया का वो बंदा झूठा होता है जो किसी पर झूठा इल्जाम लगाता है। 5 खरबों की प्रॉपर्टियां लंदन में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर खाली हुई हैं, कहां से आई हैं? बगैर सबूत के किसी पर इस तरह का इल्जाम लगाते हैं, जो भी लगाता है वो चले ये एक मिनट, ये जो टेप आज मैंने सुनवाई, इसको कभी आप लोगों ने ऑन नहीं किया। दिन में 6 दफा आपने खुद मरियम नवाज साहबा ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, जो शुमारों में प्रॉपर्टी दे रही है, ये सच है झूठ है? मेरे इनके कहने पे ये कुछ चीजें सब, मैं सिर्फ एक बात झूठ बोलने से बंदा झूठा साबित नहीं होता। मेरी बात सुन लेना, जब भी कोई सिविलियन आया मुझे ये बताएं उसको करप्शन का इल्जाम लगाकर नहीं निकाला गया। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया है। ये बहस चलती रहेगी, इसके पहलू बदलते रहेंगे। फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।